नमस्ते बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ ले यार। और मैं हूं आपका अपना मोंटी सर। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपना पार्ट 1 था। पिछले वीडियो में अपन ने बक्कल कैविटी के बाद में अपन ने इसोफेगस, इन दोनों को कवर कर लिया था। अब अपन बात करते हैं एक नए ऑर्गन जिसका नाम है अपना स्टोमच। तो पिछले वीडियो में अपन ने इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन होंगे उन सब के बारे में बात की थी। जैसे अपन ने बात की बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, साथ में लीवर और अपन पेनक्रियाज की भी बात करते हैं। अब देखते हैं आगे अपन क्या पढ़ना है अपन को। अब सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा स्टोमच। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टोमच। अब सबसे पहले आपसे पूछ ले कि स्टोमच होता क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है स्टोमच अपना अंग्रेजी अल्फाबेट जे लाइक स्ट्रक्चर होती है। साथ में अपन बात करें और किसी स्ट्रक्चर है, तो देखो जो अपना स्टोमच है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है। अब बैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे आप बात करते हैं, जैसे लड़कियों के पास बैग होता है, पर्स होता है, तो उसमें आपको क्या मिलता है? मेकअप का सामान मिलेगा, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। लड़कों के बैग की बात करें तो मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या मिल सकता है उनके बैग में। और वहीं अपना जो स्टोमच है वो भी एक बैग जैसा है, तो मतलब उसमें भी अपन कोई ऐसा मेकअप का सामान थोड़ी रखते हैं, नहीं रखते ना। तो क्या रखते हैं अपन? उसमें क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर किसकी जैसी है? बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपको एक देखो डायग्राम, आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करते हैं। देखो लिख लग रहा है ना अंग्रेजी वाले जे जैसे जैसे जे की जैसे, और बैग जैसी स्ट्रक्चर भी लग रही है ना ये। अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो फूड को अपन को इसमें रखना है, डाइजेस्ट करना है, ये तो अपन को पता है क्योंकि स्टोमच में ही डाइजेस्ट होता है। आपको ध्यान में रखना है कि स्टोमच में कितनी देर तक फूड रहता है, तब आप बात करोगे कि सर कम से कम 3 आवर, 3 घंटे तो क्या रहता है, कम से कम फूड स्टोमच में रहता है, और यहाँ पे इसका क्या होता है? डाइजेशन होता है 3 घंटे कम से कम। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टोमच के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोमच की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि स्टोमच की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। तो स्टोमच की स्ट्रक्चर देखें तो अपन को स्टोमच की स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलती है। एक मिनट। हाँ, तो अपन को, अरे यार चल जा, एक मिनट। थोड़ा सा गलत बन गया। इस तरीके से क्या देखने को मिलती है? स्टोमच की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब मैं बात करूं इस स्टोमच की, तो स्टोमच में है क्या? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टोमच की वॉल की। जो आपको ये स्टोमच की वॉल दिखाई पड़ रही है, ये वाली वॉल दिखाई पड़ रही है आपको सबको। तो जो ये स्टोमच की वॉल होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, एक टाइप की ग्लैंड्स रहती हैं। कौन रहती हैं? ग्लैंड्स। और उन ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रहती है ना बच्चों, देखो मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेगी। और इन जिन गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनके थ्रू कौन सा एक एक फ्लूइड सीक्रेट किया जाता है, जिस फ्लूइड का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। ध्यान में रखोगे ना? मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि जो स्टोमच की वॉल होती है उसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, और उनके थ्रू एक गैस्ट्रिक जूस का क्या किया जाता है? सीक्रेशन किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ गैस्ट्रिक जूस के बारे में, कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखो अपन को पता है कम से कम 3 घंटे तो रहना ही है उसके अंदर। तो जैसे मैं बात करूं गैस्ट्रिक जूस के बारे में, किसके बारे में बात करूं? गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो देखो ये अपना गैस्ट्रिक जूस है ना, ये।
अब मैं बात करूं गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहेंगे देखो। गैस्ट्रिक जूस में अपने पास रहेंगे 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 3। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे HCl की, उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी? HCl के बाद में बात करेंगे अपन पेप्सिन की, और पेप्सिन के बाद में बात करेंगे अपन म्यूकस की। इसकी बात करेंगे म्यूकस की। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों HCl क्या होता है। तो HCl को आपको ध्यान में रखना है कि HCl क्या होता है। HCl होता है एक टाइप का एसिड। अब आपको पता है एसिड कौन होती हैं जिनकी पीएच किससे कम होती है? 7 से कम होती है, वो कौन होते हैं? अपने एसिड। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है अपना एक टाइप का एंजाइम। कौन है बच्चों? एंजाइम। और म्यूकस अपना एक अलग टाइप का क्या होता है? सबस्टेंस होता है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले HCl की और पेप्सिन की। जैसे पता है कि HCl एक एसिड है, तो इसका फंक्शन क्या है? ये अपने स्टोमच में पाया क्यों जा रहा है? अब देखते हैं इसके बारे में कि एसिड क्यों पाया जाता है। और पेप्सिन क्या है? एक टाइप का एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं? अपने बायोकैटालाइजर्स। अब जैसे एसिड है, एसिड में कार्य क्या रहेगा, इसका फंक्शन क्या रहेगा? तो सबसे पहले देखो, अपन जो भी फूड खाएंगे तो उसमें बहुत से कैसे कैसे फूड के साथ बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन भी कौन परफॉर्म करेगा? वो करेगा HCl। यानी HCl का पहला फंक्शन क्या हुआ? HCl का पहला फंक्शन ये हुआ कि जो फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा। साथ में ये क्या करेगा? ये अपने स्टोमच को, किसको? अपने स्टोमच को कैसा मीडियम प्रोवाइड करवाएगा? ये अपने स्टोमच को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। कैसा मीडियम? एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम के बाद में देखो, पहला कार्य तो आपको पता लगा कि अपने अपने मतलब जो अपना फूड है, सॉरी, फूड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करेगा। दूसरा फंक्शन क्या हुआ? स्टोमच को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। अब पहली बात आती है कि एसिडिक मीडियम ही क्यों प्रोवाइड करवाना है? बेसिक नेचर क्यों नहीं किया? या ये मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता था क्या? करवाना ही क्यों है ऐसा? तो ये इसके लिए करवाना आवश्यक है कि क्योंकि देखो, जो पेप्सिन की बात करेंगे ना अपन, किसकी? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? अपना एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। वो भी किस में होता है? अपना गैस्ट्रिक जूस में ही होता है। तीन तीन सबस्टेंस सीक्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखते हैं पेप्सिन को एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। जैसे देखो, मान लो कि एक कपल है, अब एक हस्बैंड और वाइफ है। अब मान लो कि हस्बैंड और वाइफ में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब जो उसकी वाइफ है वो चली गई मायके रूट के। अब मायके रूट के जाने के बाद में क्या होगा? हस्बैंड होगा, वो अपनी वाइफ को बुलाएगा कि वापस आ जा। अब वाइफ नहीं आएगी क्योंकि उसने कहा कि तुमने मेरे साथ लड़ाई की, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बातें। अब हस्बैंड क्या करेगा? इसको मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, करेगा ना। अब वाइफ क्यों चाहिए हस्बैंड को? हस्बैंड को वाइफ ऑब्वियसली सी बात है, घर पे खाना बनाना है उसको। वो शाम को काम पे आए, उसके बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना, घर का काम करना, अपना काम करना, उसके माता पिता उनका ध्यान रखना, और भी बहुत सारे हैं बट उनकी चर्चा नहीं करेंगे अपन। अपन को बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को बुलाना चाहता है क्योंकि हस्बैंड का वाइफ के बिना कोई अस्तित्व है नहीं। अब वाइफ क्या चाहेगी कि वाइफ चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है उसको मनाने के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट दे, ऐसे से मनाए। ठीक है, मतलब गिफ्ट लेके आए तभी वो मानेगी, इस तरीके से बात होती है। अब वैसे ही मान लो कि ये पेप्सिन है ना अपना, ये भी क्या है? एक रूठी हुई वाइफ है। क्या है? रूठी हुई वाइफ। अब ये क्या है? ये एंग्री है किससे? स्टोमस से, या अपने मान लो, हाँ, स्टोमस से क्या है? एंग्री है। हस्बैंड कौन हुआ इसका? स्टोमच। अब स्टोमच इसका हस्बैंड हो गया और पेप्सिन क्या हो गई? अपनी वाइफ। अब जो ये पेप्सिन है ये रूठ गई है। अब स्टोमच क्या चाहेगा? इसको मनाएगा। क्यों मनाएगा? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन का डाइजेशन। किसका डाइजेशन? स्टोमच में। किसमें? स्टोमच में। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? किसका डाइजेशन?
प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? कौन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। कौन करेगा? पेप्सिन। समझ में आई बात? यानी पेप्सिन का फंक्शन क्या हो गया? टू डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन को सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देना। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर चलो पेप्सिन का फंक्शन तो क्या है? डाइजेस्ट करने का है प्रोटीन को, लेकिन इसको एसिडिक, या बात करूं स्टोमच को एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि ये पेप्सिन क्या है? अपनी रूठी हुई वाइफ। अब स्टोमच क्या करेगा? इसको मनाएगा, और इसके लिए ये पेप्सिन क्या मांग रखता है कि मैं प्रोटीन का डाइजेशन तभी करूंगा जब मेरे को क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा। कैसा मीडियम मिलेगा? एसिडिक मीडियम। समझ में आ रही है ये बात? बात ये है, पेप्सिन कह रहा है कि मैं प्रोटीन का डाइजेशन तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। इसलिए सबसे पहले जब फूड का डाइजेशन होता है तो सबसे पहले स्टोमच में कौन आएगा? जो गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में HCl आएगा। HCl क्या करेगा? फूड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका क्या करना? वो डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो पेप्सिन की रिएक्टिविटी है वो कौन सी मीडियम में होगी? एसिडिक मीडियम में होगी। अब उसके बाद में मैं आशा करता हूं कि आपको पेप्सिन और HCl का फंक्शन समझ में आएगा। अब लास्ट में बात करते हैं किसके बारे में? म्यूकस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? म्यूकस। अब म्यूकस कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। जो म्यूकस होता है ना बच्चों, म्यूकस क्या है? एक जेली जेली लाइक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? जेली लाइक सब्सटेंस है। अब जो म्यूकस होता है ना, क्या करता है? जैसे स्टोमच की वॉल है, मान लो ये स्टोमच की वॉल है। अब स्टोमच में कौन है अपने पास? HCl है, फूड है। HCl क्या है? एक एसिड है, बहुत ही खतरनाक क्या है? एसिड है। अब ये हमारे स्टोमच के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए स्टोमच की वॉल में, तो वो इसको क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको मतलब हार्म पहुंचा सकता है। तो एक तो ये क्या करेगा? स्टोमच में आके इस स्टोमच वॉल को कवर कर लेगा, जिससे HCl और स्टोमच की वॉल में डायरेक्ट कांटेक्ट क्या रहेगा? टूट जाएगा। स्टोमच की वॉल में और HCl के बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट रोकने का काम कौन कर रहा है? म्यूकस। तो मतलब टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl एसिड टू स्टोमच। दूसरा फंक्शन क्या है? जो भी फूड आएगा, अब फूड हार्ड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो एक तो उसके पैसेज को, उसके रास्ते को क्या करेगा? साफ करेगा, मुलायम चिकना बनाएगा, जिससे फूड आसानी से क्या कर पाए? मूव कर पाए। ये आपको दो फंक्शन किसके ध्यान में रखने हैं? म्यूकस के। अब इसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है अपना, क्या? थर्ड टॉपिक आएगा, या इसके बारे में अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कौन सा कैसा पार्ट है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। और मैं बात करूं इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। डेडूनम, जेजुनम और इलियम। कितने पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट है। डेडूनम, जेजुनम और इलियम। ये आपको इसकी जनरल बातें ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। अब आपको पता तो है लीवर क्या है? हमारी बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है। क्या है? बिगेस्ट ग्लैंड है। अब देखो, जो ये बिगेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस का सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अब जैसे अपन लीवर की स्ट्रक्चर को देखें तो लीवर की स्ट्रक्चर अपन को इस टाइप से देखने को मिलेगी। मान लो ये कौन हो गया? अपना लीवर हो गया। अब लीवर पे आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है जिसे अपन बोलेंगे गोल ब्लैडर। क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर।
अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो लीवर है वो किसका सीक्रेशन कर रहा है, वो कर रहा है बाइल जूस का सीक्रेशन। अब ये जो बाइल जूस है ना कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है गोल ब्लैडर में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि गोल ब्लैडर का फंक्शन हो रहा है बाइल जूस को कलेक्ट करके रखने का। सीक्रेट कौन कर रहा है, लीवर। कलेक्ट कौन कर रहा है, गोल ब्लैडर। अब जो बाइल जूस होता है इसकी नेचर कैसी होती है, ये होता है बेसिक नेचर का, मतलब एसिड का अपोजिट। अब अपोजिट क्यों होता है इसका कारण जानना है। अब देखो इसके साथ में देखो ये तो हो गया लीवर। अब इसके बाद में देखो एक और ऑर्गन आता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज। कौन है, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज भी क्या है, एक टाइप की मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से क्या करती है, काम करती है। अब देखो अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो पेनक्रियाज होती है वो 3 टाइप ऑफ एंजाइम का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। एक इसको याद रखने की तरीका है LAT। क्या है, LAT, लेट। मतलब पहले आएगी अपनी लाइपेज, फिर एमाइलेज, और फिर आएगी अपनी ट्रिप्सिन। कौन आएगी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो पेनक्रियाज के थ्रू कितने टाइप ऑफ सब्सटेंस का सीक्रेशन हुआ या कितने टाइप ऑफ एंजाइम का सीक्रेशन कर रही है, 3 टाइप का। किसकी फॉर्म में कर रही है, पेनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में कर रही है। अब देखो जैसे बात हुई थी कि जो अपना स्टोमच होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में आ रहा था अपने पास पेप्सिन एंजाइम। अब जो पेप्सिन एंजाइम है उसको कैसी नेचर चाहिए थी, उसको चाहिए थी एसिडिक नेचर। तो इन्होंने भी बात कर दी कि हम अपना काम तो करेंगे, अब इनका काम अपन आगे देखेंगे काम क्या होता है इनका। तो इन्होंने कहा कि हम अपना काम तो करेंगे लेकिन काम कैसे करेंगे, हमको चाहिए बेसिक नेचर, या हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। अब फूड है, फूड स्टोमच में था, स्टोमच में था अपने पास HCl। अब उसमें HCl मिला हुआ है तो जिसके कारण उस फूड की नेचर कैसी है, एसिडिक। इसके लिए उस नेचर को कम करने के लिए जो अपना बाइल जूस है उसकी नेचर है बेसिक। अब वो जाके किस में मिल जाएगा, वो मिल जाएगा अपने फूड में। किस में मिला, फूड में। अब फूड में मिलते ही उसने फूड की जो एसिडिक नेचर है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। अब फूड की एसिडिक नेचर को उसने कम तो कर दिया। अब हुआ क्या, अब देखो उस बाइल जूस का एक फंक्शन तो ये हुआ कि फूड की एसिडिक नेचर को कम किया, लेकिन दूसरा फंक्शन क्या हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ कि उसने जो फूड में फूड के फॉर्म में फैट आई थी, कैसे आई थी, फैट थी। अब जो ये फैट थी ना, हुआ क्या, ये फैट थी ना, ये किस फॉर्म में थी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे थे, बड़े। और जैसे ही इसमें कौन मिला, बाइल जूस मिला, और ये किस फॉर्म में हो गई, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सिंपलर फॉर्म में, ऐसे यानी सिंपल फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स से क्या बन गई, अब ये सिंपल बन गई। इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का काम किया बाइल जूस ने, किया। अब देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और इस इमल्सिफिकेशन के थ्रू कौन सी फैट का फॉर्मेशन होता है, यहां पे होता है अपने पास इमल्सिफाइड फैट। कौन सी फैट का फॉर्मेशन होता है, इमल्सिफाइड फैट का फॉर्मेशन होता है। तो बाइल जूस के कितने फंक्शन हो गए, दो। एक तो फूड की एसिडिक नेचर को कम करना, दूसरा फंक्शन क्या हुआ, इमल्सिफाइड फैट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फैट है उसको कन्वर्ट करना सिंपल फॉर्म ऑफ फैट में, और क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन, और इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, इमल्सिफाइड फैट का।
अब बात आती है आगे। ठीक है, अब समझना, ये मान लो क्या है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे कौन आ गया अपना, ये मान लो फूड आ गया। अब फूड एसिडिक नेचर, कौन आया यहां पे आया अपना, इधर से आ गए अपने, अरे यार चल जा, कौन आ गए, कौन आ गए, एल ए टी, किसके थ्रू, पेनक्रियास के थ्रू, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और इधर से आ गए अपने बाइल जूस, कौन आया, बाइल जूस। अब बाइल जूस इसमें आया, अब जो फेट थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको कर दिया इमल्सिफाइड फेट में, किसमें कर दिया, इमल्सिफाइड फेट में। जो प्रोटीन था उसका डाइजेशन हुआ, यहाँ पे और कौन आ गई, प्रोटीन आ गई, कौन आ गई, प्रोटीन। और कौन आ गई, फैट। और कौन आ गई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, ध्यान में रखना मां। अब क्या होता है, जो पेनक्रियास से कौन आई थी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये क्या करेगी, लाइपेज क्या करेगी, लाइपेज करेगी इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन, और किस में कन्वर्ट कर देगी, ये कन्वर्ट कर देगी इसको अपनी फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में, इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किसको किया, इमल्सिफाइड फैट। तो आपको फंक्शन समझना है, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, लाइपेज करता है फैट का। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और इस कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपके इसमें ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, और साथ में बात करें किसकी, ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन करेगा अपना डाइजेशन किसका, ये करेगा डाइजेशन अपना, हाँ, प्रोटीन का। प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये कन्वर्ट कर देगा अपने एमिनो एसिड में, किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में। ठीक है, ये इतना। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई बच्चों, ये हो रही है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको ध्यान में रखना है, जो फूड होता है, कौन होता है, फूड, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी और, अब थोड़ी सी और क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे अपन इसके बारे में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने उसके कितने पार्ट बताए थे, मैंने बताई थी आपको 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। लास्ट वाला पार्ट क्या था, इलियम। अब जो ये इलियम होता है ना, इसमें क्या से इस तरीके से छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेनीज क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। क्या रहती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेनीज क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो ये इन प्रोजेनीज को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे विलाई या विल्ली, क्या बोलेंगे, विलाई या विल्ली। अब जो ये विलाई हैं या विल्ली हैं, ये क्या करती हैं, ये फूड में जो भी ग्लिसरॉल था, जो भी फैटी एसिड थे, जो भी एमिनो एसिड था, और जो भी ग्लूकोज था, उन सब का अब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन करती है।
क्या फंक्शन करती है? ये फंक्शन कर रही हैं जो फूड में मौजूद जितना भी डाइजेस्ट फूड था उसको अब्जॉर्ब करने का फंक्शन कर रही हैं। कौन? विलाई। अब देखो, एक बात तो ये फंक्शन हो गया। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ये इस तरीके से भी तो रह सकती थी, इनको इस तरीके से रहना क्यों आवश्यक था, क्यों नीड थी इनको इस तरीके से रहना? ये इसलिए नीड थी क्योंकि जो ये विलाई होती है ना, या ये जो सरफेस है, ये जो विलाई है, ये क्या कर रही हैं? ये यहाँ पे इस सरफेस एरिया को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। किसको बढ़ा रही हैं? सरफेस एरिया को। किसको? सरफेस एरिया को। यानी सरफेस एरिया को बढ़ाने का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही हैं? विलाई। अब क्यों बढ़ाना है? क्योंकि देखो, अपने पास ऐसा तो है नहीं कि अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, हालांकि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ऑर्गन है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि ये आसानी से सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या कर ले? अब्जॉर्प्शन कर ले। तो इसके लिए इसमें क्या पाएगी? बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेनीज होती हैं, और जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं? विलाई। और जो सरफेस एरिया क्या कर रही है? इंक्रीज करने का फंक्शन कर रही है, जिससे क्या होता है? फूड का अब्जॉर्प्शन कंप्लीटली होता है। तो ये कहाँ होता है? ये इलियम में होता है। मतलब समझ में आया ना? फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी दो फंक्शन तो ये हो गए, फूड का कंप्लीट डाइजेशन करना और फूड का अब्जॉर्प्शन करना। ये मेन फंक्शन किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और किस तरीके से हो रहा है वो मैकेनिज्म मैंने आपसे समझा दिया कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, जिसमें अपने LAT होंगे, जैसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और साथ में ट्रिप्सिन वो जो जो प्रोटीन थी उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद में अपन बात करते इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? अपन बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसमें भी इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेनीज क्या रहती हैं? प्रेजेंट रहती हैं, इस तरीके से। लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? अलग होता है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है वाटर को अब्जॉर्ब करना। यानी एग्जाम में पूछ ले कि फूड में प्रेजेंट वाटर को अब्जॉर्ब कौन करती है, तब आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन करती है। इतना ध्यान में रखा, एक नंबर का। अब देखो, जो इनका नाम है, इनकी लेंथ पे नहीं पड़ा। जैसे मैं बात करूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या है? बहुत कम है। लेकिन इनका नाम किस पे पड़ा है? इनके डायमीटर के बेसिस पे पड़ा है कि देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है। हालांकि तुम कहोगे सर ये इतनी लंबी है तो इसका नाम होना चाहिए, हालांकि नहीं है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली है और लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली है। लास्ट में बात आती है अपने रेक्टम की। अब रेक्टम में क्या करेंगे अपन? जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको स्टोर कर लेंगे और एनएस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। अब आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। पढ़ ले यार, दोस्तों को कहिएगा पढ़ ले यार। धन्यवाद।